नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं मानसी रंगदल आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक में एक दिन बाद फिर बड़ी पॉजिटिविटी दर। 10 दिनों के बाद पॉजिटिविटी घटने के उपरांत 11वें दिन पॉजिटिविटी दर एक बार फिर 32% से ज्यादा। बेंगलुरु शहर के सभी वार्ड में जल्द से जल्द ट्रायस केंद्र शुरू करने की योजना। पीएम मोदी ने टीकाकरण और मौजूदा हालात की समीक्षा की, जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। अगले 2 महीने में दूर हो जाएंगे वैक्सीन की किल्लत। गुलेरिया बोले, बाहर से भी मंगाए जाएंगे टीके। पेट्रोल डीजल के दाम पहुंचे रिकॉर्ड स्तर, लोगों की बड़ी मुश्किलें। रेमडेसिविर के लिए चेन्नई में जुटी भीड़, उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अब समाचार विस्तार से। राज्य में 10 दिनों के बाद पॉजिटिविटी घटने के उपरांत 11वें दिन शुक्रवार को पॉजिटिविटी दर एक बार फिर 32% से ज्यादा हो गई है। कोविड से मौतों का सिलसिला जारी है। हालांकि राज्य में मृत्यु दर 0.98% है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी महामारी में मृत्यु दर अगर 1% से कम है तो महामारी को नियंत्रण में माना जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा सरकारी मृत्यु दर असल में कम हो सकती है। मृत्यु ऑडिट रिपोर्ट आते ही मृतकों की संख्या बढ़ेगी। शहर में 26 वॉक इन ट्रायस केंद्र चल रहे हैं। शहर के सभी वार्ड में जल्द से जल्द ट्रायस केंद्र शुरू करने की योजना है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के आयुक्त गौरव गुप्ता ने शुक्रवार को बताया कि बेंगलुरु के 8 जोन के कोविड देखभाल केंद्र व प्रसूति अस्पतालों में 26 केंद्र काम कर रहे हैं। कोविड के लक्षण वाले लोग सीधे कोई भी केंद्र पहुँच सकते हैं। चिकित्सक उनकी स्थिति का आकलन कर आगे सुझाव देंगे। लक्षण के विवेक अनुसार चिकित्सक मरीज को कोविड देखभाल केंद्र, होम आइसोलेशन या अस्पताल भेजने का निर्णय लेंगे। ट्रायस केंद्रों पर थर्मल स्कैनर प्लस ऑक्सीमीटर और दवा आदि की व्यवस्था की गई है। आरटीपीसीआर जांच में कर्नाटक आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मार्च में सभी राज्यों को न्यूनतम 70% आरटीपीसीआर जांच करने के निर्देश दिए थे। शुरू से ही आरटीपीसीआर जांच करने में आगे रहा कर्नाटक गत एक सप्ताह से प्रतिदिन करीब 92% आरटीपीसीआर जांच कर रहा है। महामारी के बाद से 13 मई तक राज्य में आरटीपीसीआर की जांच दर 83% रही है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि आरटीपीसीआर जांच रैपिड एंटीजन जांच से ज्यादा प्रभावी व भरोसेमंद है। ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर जांच के कारण कोरोना महामारी से निपटने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कुल 5,93,078 एक्टिव मामले हैं। इनमें से 3,79,565 यानी करीब 60% मामले अकेले बेंगलुरु शहर से हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर जांच। कोरोना की दूसरी लहर के शुरुआत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 70% आरटीपीसीआर जांच करने के निर्देश दिए थे। कर्नाटक में अब तक 2,75,21,028 लोगों की जांच हुई है। इनमें से 2,28,49,506 लोगों की आरटीपीसीआर जांच की गई है। पीएम मोदी ने टीकाकरण और मौजूदा हालात की समीक्षा की, जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3.23 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 3,890 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों की शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि कोरोना वायरस महामारी अब देश के ग्रामीण इलाकों में तेजी से पांव पसार रही है। इसके मद्देनजर उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने सहित बचाव के उपायों का अनुसरण करने का आग्रह किया था। शनिवार को देश में एक दिन में 3,36,000
26,098 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कोविड-19 के मामले बढ़कर 2,43,72,907 हो गया है, जबकि 3,890 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 2,63,207 हो गई है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बी वैक्सीन की किल्लत ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बातचीत जारी है। इस बीच दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि करीब 2 महीने में देश में टीके बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों अपने निर्माण संयंत्र खोलने शुरू कर देगी और वैक्सीन की खुराक उपलब्ध होगी। उन्होंने दूसरे देशों से भी वैक्सीन मांगने की बात कही है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, अधिक से अधिक निर्माण संयंत्रों के द्वारा कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक की वैक्सीन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। स्पुतनिक ने निर्माण के लिए भारत में कई कंपनियों के साथ करार किया है। भारत बायोटेक और SII द्वारा नए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। जुलाई-अगस्त तक हमारे पास बड़ी मात्रा में खुराक उपलब्ध होगी। पेट्रोल डीजल के दाम इस समय पूरे देश में रिकॉर्ड स्तर पर बने हुए हैं। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है। मुंबई में पेट्रोल 98.61 रुपए और डीजल 90.11 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली पेट्रोल डीजल के दाम इस समय पूरे देश में रिकॉर्ड हाई पर बने हुए हैं। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर गया है। फिलहाल सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दाम में कोई फेरबदलाव नहीं किया है। वहीं कल पेट्रोल के दाम में 29 पैसे प्रति लीटर व डीजल में 34 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। मुंबई में पेट्रोल 98.61 रुपए और डीजल 90.11 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। बता दें कि पिछले एक हफ्ता से पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते दोनों ईंधन के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। चिराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, चिराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है। गमों को दिल से भुलाओ के ईद का दिन है, खुशी से बज़्म सजाओ के ईद का दिन है। हुजूर उसके करो अब सलामती की दुआ, सरे नमाज झुकाओ कि ईद का दिन है। सभी मुराद हो पूरी हर एक सवाली की, सभी मुराद हो पूरी हर एक सवाली की, दुआ को हाथ उठाओ के ईद का दिन है। हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए और आप सभी के लिए खुशियों की सौगात लेकर ईद आई है। ईद उल फितर का यह मुबारक दिन आप सभी के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली लेकर आए। रब जलील से यही दुआ है कि ये ईद उल फितर आपके लिए खुशियाँ और मसरतों का पैगाम लेकर आए, आपकी हर आरजू और मुराद पूरी हो। कोरोना संकट के इस माहौल में ईद सादगी से मनाएं, नियमों का पालन करें। आप अपने परिवार, दोस्तों और अजीजों के साथ शाद रहें। सभी में खुशियाँ बांटें और बुजुर्गों से दुआएं लें। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सभी को अपनों से मिलना और उनकी ईद मुबारक। KP न्यूज़ 24/7 की ओर से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। KP चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार।
भारतीय तटरक्षक जहाज विक्रम ने कल आधी रात के ऑपरेशन में केरल के कुन्नूर से मछली पकड़ने वाली नाव बद्रिया को 3 चालक दल के साथ बचाया। विक्रम पर सवार सभी कर्मी सुरक्षित हैं और उन्हें सौंपने के लिए कोच्चि ले जाया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक ने ट्वीट कर यहां जानकारी दी है। रक्षा पीआरओ ने एक बयान में कहा कि भारतीय तटरक्षक जहाज विक्रम ने कुन्नूर से 22:30 पर मछली पकड़ने वाली एक छोटी नाव से 3 मछुआरों को बचाया है। रक्षा पीआरओ ने आगे कहा, मछली पकड़ने वाली स्थानीय नौका और एमईडब्ल्यू नौका बचाव के लिए बाहर नहीं जा सकी। जहाज सौंपने के लिए कोच्चि जा रहा है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दी। ये लोग कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि मेरा पूरा परिवार अस्पताल में है और मैं 10 दिन से रेमडेसिविर के लिए चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। ममता बनर्जी के छोटे भाई का कोरोना से निधन, अस्पताल में चल रहा था इलाज। देश में कोरोना का कोहरम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी के छोटे भाई का कोरोना के चलते निधन हो गया। ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी ने शनिवार सुबह आखिरी सांस ली। कोलकाता के मेडिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर आलोक राय ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का अस्पताल में इलाज चल रहा था। शनिवार सुबह असीम बनर्जी ने आखिरी सांस ली। पारिवारिक सूत्रों की माने तो असीम बनर्जी का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी पिछले 1 महीने से कोरोना से संक्रमित थे। उनका इलाज कोलकाता के मेडिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हो रहा था। आज सुबह असीम की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। बंगाल के नंदीग्राम में पीड़िता परिवारों से मिले राज्यपाल जगदीप धनखड़। महिलाओं ने सुनाई दर्द भरी दास्तां। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राज्य में बड़ी संख्या में लोग डरे हुए और सहमे हैं। हजारों लोग प्रदेश छोड़कर असम के शिविरों में शरण लिए हुए हैं। वहीं कुछ लोग घरों में ही खौफजदा है। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल लगातार हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यपाल जगदीप धनखड़ शनिवार को नंदीग्राम में पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर पहुंचे। गांव में मौजूदा लोगों ने हिंसा वाली रात की आपबीती राज्यपाल को सुनाई। इस दौरान बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी राज्यपाल को दुख भरी दास्तां सुना रहे थे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश इस वक्त कोविड संकट से जूझ रहा है और बंगाल कोरोना और हिंसा दोनों से जूझ रहा है। राज्य पर दोहरी मार पड़ रही है। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। राज्य में हमारे सामने एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। इस संकट के दौरान लोग अपने घर परिवार छोड़ने को मजबूर है। लोग शिविरों में शरण लिए हुए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा पीड़ित परिवारों के साथ अन्याय किया गया है। उनके परिवार के बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। बंगाल में 16 से 30 मई तक रहेगा सख्त लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए ममता सरकार ने 16 से 30 मई तक के लिए सख्त लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। बंगाल में 15 दिन के लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर मेट्रो, बस सेवाएं व अन्य सेवाएं पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच जारी टकराव को लेकर दुनिया भर के देशों से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की सधी हुई प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन शुक्रवार को चीन ने इजरायल को लेकर अमेरिका पर सीधा हमला बोला है। चीन ने कहा कि खुद को मानवाधिकारों का संरक्षण और मुसलमानों का शुभचिंतक बताने वाले अमेरिका ने इजरायल के साथ टकराव में मारे जा रहे फिलिस्तीनियों से आंखें फेर ली है। फिलिस्तीनियों को किस तरह युद्ध और आपदा की स्थिति में ढकेल दिया गया है, वह अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा। चीन ने कहा कि अमेरिका को सिर्फ चीन के बिगैर मुसलमानों की चिंता होती है। फिलिस्तीनी मुसलमानों को लेकर वह खामोश है। एक बार फिर देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में एक दिन बाद फिर बड़ी पॉजिटिविटी दर। 10 दिनों के बाद पॉजिटिविटी घटने के उपरांत 11वें दिन पॉजिटिविटी दर एक बार फिर 32% से ज्यादा। बेंगलुरु शहर के सभी वार्ड में जल्द से जल्द ट्रायस केंद्र शुरू करने की योजना। पीएम मोदी ने टीकाकरण और मौजूदा हालात की समीक्षा की, जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। अगले 2 महीने में दूर हो जाएंगे वैक्सीन की किल्लत। गुलेरिया बोले, बाहर से भी मंगाए जाएंगे टीके।
पेट्रोल डीजल के दाम पहुंचे रिकॉर्ड स्तर, लोगों की बड़ी मुश्किलें। रेमडेसिविर के लिए चेन्नई में जुटी भीड़, उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। कोरोना को हराना है, सामाजिक अंतर बनाए रखें और लॉकडाउन का पालन करें। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।